नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में क्या मेजर हाईलाइट रहा दिसंबर 2022 में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी की न्यूज़ के लेकर के मेरे पहले वीडियो की तरह ही दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपडेट कर रखा है, जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी पॉलिसीज़ थी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो गया, रेगुलेशंस हो गए, इन्वेस्टमेंट रहा और भी जो मिसलेनियस एक्टिविटीज़ रही, उसमें मैं कवर करता हूँ। पार्ट 2 जो होता है बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स पे मैं कवर करता हूँ, टेंडरिंग से रिलेटेड और रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो जनरेशन का है, जो कितनी कैपेसिटी इंस्टॉल हुई, और पावर समरी जिसमें कि पीक एनर्जी और क्या रहा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो मैं न्यूज़ का जो मैं रेफरेंस लेता हूँ, ये बेसिकली बहुत सारी न्यूज़ चैनल से मैं लेता हूँ और कुछ गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, उनसे भी मैं डेटा लेता हूँ। जो मेजर जो जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जेएमके रिसर्च एंड एनालिटिक्स है, मंथली बेसिस पे इनका न्यूज़ आता है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से मैं डेटा लेता हूँ। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ग्रिड इंडिया, जो कि पहले पोसोको के नाम से जानता था, वो ईटी एनर्जी और मॉर्कम इंडिया और भी बहुत सारे हैं, तो इन सब से मैं कंपाइल करके पूरा डेटा मैं बनाता हूँ। तो हम बात करते हैं टेंडर्स की। तो टेंडर्स को भी मैं 4-5 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। एक तो जो डेवलपर मोड में जो टेंडर्स निकलते हैं वो ईपीसी मोड में हो गया। फिर थर्ड कैटेगरी में बनाता हूँ कि जो स्मॉल स्केल या रूफ टॉप कैटेगरी हो गया, उस वाली कैटेगरी में, और एक स्पेशल कैटेगरी में बना लेता हूँ कि जिसमें O&M के टेंडर्स हो गया, या कोई बैटरी से रिलेटेड या कोई और स्पेसिफिक टेंडर है, उसके बारे में मैं उसको कवर करता हूँ। तो हम बात करते हैं डेवलपर मोड में। तो डेवलपर मोड में टोटल जो है 7 टेंडर इशू हुए थे, जिनकी अगर टोटल क्यूमुलेटिव कैपेसिटी की बात करें तो 5210 मेगावाट का। और वो टेंडर्स कौन कौन से थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट टेंडर है अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड, ये बेसिकली मुंबई का डिस्कॉम है अदानी के पास में। इसने 1500 मेगावाट का टेंडर निकाला था। 1500 मेगावाट बेसिकली बहुत स्पेसिफिक टेंडर नहीं है। 1500 मेगावाट, इसको दो पार्ट में था। 750 मेगावाट का टेंडर था, प्लस 750 मेगावाट ग्रीन शू ऑप्शन में रखा गया था। और ये टेंडर था बेसिकली प्लेन सोलर और विंड टेंडर नहीं था, ये बेसिकली आरटीसी था, राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी नहीं बोल सकते हैं, बट उसमें राउंड द क्लॉक कॉम्प्लीमेंटेड विद एनी अदर फर्म पावर सोर्सेस, जिसमें कि मेजॉरिटी मोर देन 51% रिन्यूएबल एनर्जी रहा। और ये पैन इंडिया बेसिस पे, मतलब इसमें जो डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहीं भी लगा सकता है, ये कोई लोकेशन स्पेसिफिक टेंडर नहीं था। सेकंड टेंडर आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, आरईसी पीडीसीएल ने निकाला था 1250 मेगावाट का। तो ये बेसिकली जो टेंडर आरईसी पीडीसीएल ने निकाला था, ये बेसिकली ये इंटरमीडिएटरी एजेंसी है, ये अपने लिए टेंडर नहीं निकाला था, ऑन बिहाफ ऑफ एनटीपीसी लिमिटेड के बिहाफ पे उसने टेंडर निकाला था। और ये जो बेसिकली टेंडर निकाला था, ये जो है एक मिनिस्ट्री ऑफ पावर की फ्लेक्सिबिलिटी स्कीम है। उस स्कीम के अंतर्गत इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने बिड प्रोसेस कोऑर्डिनेटर 3 एजेंसीज को डिप्यूट कर रखा है, जिसमें कि आरईसी पीडीसीएल है, एनवीवीएन है और एक पीएफसी कंसल्टिंग है। इन तीनों जो बिड प्रोसेस कोऑर्डिनेटर हैं, उसी तीनों में से आप किसी से निकलवा सकते हैं। तो एनटीपीसी ने एनवीवीएन को इसलिए नहीं चूज़ किया होगा, जो मुझे लगता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, कि एनवीवीएन इज द 100% सब्सिडरी कंपनी ऑफ एनटीपीसी, इसलिए इसने आरईसी पीडीसीएल को चूज़ किया ऑन बिहाफ ऑफ एनटीपीसी। तो आरईसी पीडीसीएल ने टेंडर निकाला है। जो थर्ड टेंडर है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, इसने 810 मेगावाट का टेंडर निकाला है सोलर, ये राजस्थान के लिए। और जो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम जो RRVNL है, ये बेसिकली सोलर पार्क भी डेवलप कर रहा है राजस्थान में 2000 मेगावाट का बीकानेर एरिया में। तो अपने पार्क में ही 810 मेगावाट का सोलर का टेंडर निकाला है। नेक्स्ट जो टेंडर है ये बेसिकली महाराष्ट्र का डिस्कॉम है, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, MSEDCL। इसने 4 टेंडर निकाले हैं, और काफ़ी MSDCL के टेंडर देखा जाए तो हमेशा हर मंथ में कुछ ना कुछ टेंडर निकलता रहता है। बेसिकली अगर देखा जाए 2 स्टेट्स हैं जो काफ़ी डोमिनेंट है टेंडर में। एक तो गुजरात की जो एजेंसी है, गुजरात GUVNL, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, एक तो वो है, और एक महाराष्ट्र का डिस्कॉम है MSDCL। कंटिन्यूस बेसिस पे इनके टेंडर होते रहते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कि अभी जो इस पर्टिकुलर मंथ में 4 टेंडर निकला है। एक तो 550 मेगावाट का सोलर का टेंडर निकला है, महाराष्ट्र के लिए ही निकला है। एक 500 मेगावाट का 500 मेगावाट का सोलर पैन इंडिया बेसिस पे, मतलब ये डेवलपर कहीं भी प्रोजेक्ट लगा सकता है, ISTS कनेक्टेड होना चाहिए। जो थर्ड टेंडर है 300 मेगावाट का विंड के लिए निकला है, महाराष्ट्र के लिए निकला है। और जो फोर्थ टेंडर है बेसिकली स्पेसिफिक टेंडर है, वो PM कुसुम के अंतर्गत जो कंपोनेंट ए है उसके अंतर्गत निकला 300 मेगावाट का, और ये महाराष्ट्र में ही लगेगा। तो ये टोटल बेसिकली डेवलपर मोड में जो टेंडर्स थे उनका डिटेल था।
अब हम बात करते हैं ईपीसी मोड। ईपीसी का मतलब होता है कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट एजेंसी अगर किसी प्रोजेक्ट को लगाना चाहती है तो वो एक ऐसे ही नॉमिनेशन बेसिस पर किसी ईपीसी के थ्रू नहीं लगा सकती, तो उसके लिए टेंडर निकालती है। तो ये जो गवर्नमेंट एजेंसी है, जो कि गेल, एसजेवीएन और इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात की गई, ये कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो इसलिए उसके लिए ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस के थ्रू ही किसी प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर को या ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट किया जा सकता है। तो ईपीसी मोड में टोटल 3 टेंडर निकले हैं इस पर्टिकुलर मंथ में, जिनका टोटल कैपेसिटी 785 मेगावाट है। और जो टेंडर किसका है, गेल का है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल जो है 600 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाना चाहती है गुजरात में, उसके लिए गेल ने ईपीसी मोड में टेंडर निकाला है। एसजेवीएन 125 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट बिहार में करना चाहती है, और अगर देखा जाए तो बिहार कि वहाँ की एजेंसी है ब्रेडा ने टेंडर निकाला था, उसमें एसजेवीएन को उसमें एसजेवीएन लोवेस्ट था, फिर एसजेवीएन को अवार्ड प्लेस कर दिया गया था। तो वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए एसजेवीएन जो है टेंडर निकाला हुआ है 125 मेगावाट का ईपीसी में। जो थर्ड टेंडर है इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने निकाला 60 मेगावाट का सोलर के लिए, एमपी के लिए निकाला है ये। तो ये लोकेशन ईपीसी मोड में जनरली लोकेशन स्पेसिफिक ही होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट ऑलरेडी आइडेंटिफाई होता है। बीडर्स जो बिडिंग निकालती है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज निकालती हैं। जो थर्ड है बेसिकली जितने रूफ टॉप स्केल और स्मॉल स्केल पर जो टेंडर्स निकलते हैं उनका यहाँ पर कंपाइल किया जाता है। तो इसमें 4 टेंडर निकले थे मेनली। एक तो पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी पेडा ने 10 मेगावाट का रूफ टॉप का सोलर निकाला था, रेस्को मोड में निकाला था। बेसिकली रूफ टॉप में 2 कैटेगरी डोमिनेंट है, एक तो रेस्को मोड है और दूसरा कैपेक्स मोड है। कैपेक्स मोड में जो प्रोजेक्ट लगाता है उसको खुद के इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और रेस्को नहीं, मैं उल्टा बोल रहा हूँ। जो रेस्को मोड होता है उसमें जो डेवलपर होता है, बेसिकली जस्ट जैसे प्रोजेक्ट डेवलपर होता है उसी की तरह ही रेस्को मोड होता है। इसमें जो प्रोजेक्ट लगाता है उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और जो टैरिफ जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, जो भी म्यूचुअल एग्रीड टैरिफ होता है, उस बेसिस पर उसे टैरिफ लेना पड़ता है। तो पेडा ने 10 मेगावाट का निकाला था रेस्को मोड में। दूसरा था डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, ये भी पंजाब गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट था, उसने 8.7 मेगावाट का टेंडर निकाला था ईपीसी मोड के लिए। और जो थर्ड है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 8 मेगावाट का टेंडर निकाला था सोलर ईपीसी के लिए कर्नाटका में। और जो फोर्थ है वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये 5 मेगावाट का टेंडर निकाला था फ्लोटिंग सोलर के लिए ईपीसी मोड में, ये वेस्ट बंगाल के ही प्रोजेक्ट। तो टोटल बेसिकली 4 टेंडर्स थे रूफ टॉप और स्मॉल कैटेगरी स्टेट्स में। स्पेशल टेंडर जैसे मैं बता रहा था कि स्पेशल टेंडर में अगर देखा जाए तो बैटरी से रिलेटेड हो या O&M हो या और भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, जो स्पेसिफिक टेंडर निकलते हैं उनको कैटेगराइज करते हैं। तो इसमें O&M के लिए 2 टेंडर निकाला था कि प्रोजेक्ट ऑलरेडी लगे हुए हैं, ऑपरेशन और मेंटेनेंस करना है। तो इसके लिए एसजेवीएन ने 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट उसका गुजरात में है, उसके O&M के लिए टेंडर निकाला हुआ है। और जो सेकेंड टेंडर BHEL ने निकाला है, ये भी 5 मेगावाट का स्मॉल स्केल सोलर प्रोजेक्ट है उत्तराखंड में, उसके O&M के लिए BHEL ने निकाला ये। तो 2 टेंडर रहे, O&M का टेंडर रहा ये। अब हम बात करते हैं जो पुराने टेंडर्स निकले हुए हैं और जिनकी बिड सबमिशन की डेट एक्सटेंड कर दी जाती है ड्यू टू मेनी रीजन्स, उसमें हम नहीं जाते हैं। तो ये बेसिकली टोटल 6 टेंडर है, 6 to 7, और उसमें 6 में जो टोटल 5 टेंडर है वो गुजरात का ही टेंडर है, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने निकाल रखे हैं, और एक टेंडर सेकी का है। तो अब टेंडर वाइज अगर बात करें तो जो फर्स्ट टेंडर देख रहे हैं हम इसमें GUVNL ने निकाला था 600 मेगावाट का, और ये सितंबर 2022 में निकाला था, सोलर के लिए निकाला था। इसकी जो डेट है एक्सटेंड करके 23 जुलाई नहीं है, मैंने गलत लिखा है, 23 जनवरी है 2023 एक्सटेंड कर दी गई है। फिर सेकंड टेंडर GUVNL का ही 500 मेगावाट का सोलर के लिए, ये पैन इंडिया बेसिस पे, मतलब इसमें डेवलपर प्रोजेक्ट कहीं भी लगा सकता है ये, और ये अक्टूबर 2022 में निकाला गया था। इसकी जो डेट है एक्सटेंड करके 7 जनवरी 2023 कर दी गई है। जो नेक्स्ट टेंडर है ये स्पेसिफिक टेंडर है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से रिलेटेड है, और इसमें GUVNL ने 500 मेगावाट ऑब्लिक 1000 मेगावाट आवर का निकाला था BSS फेज 1, और अगस्त में निकला था टेंडर ये, और इसकी जो डेट है एक्सटेंड करके 6 फरवरी 2023 कर दी गई है। जो फोर्थ टेंडर है बेसिकली विंड का टेंडर है, और GUVNL का ये 300 मेगावाट का, ये अक्टूबर 2022 में इशू किया गया था ये विंड फेज 4, इसकी जो डेट एक्सटेंड करके 9 जनवरी 2023 कर दी गई है। उसका जो नेक्स्ट टेंडर GUVNL का ये 500 मेगावाट रिन्यू एनर्जी विद बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम 250 मेगावाट आवर का है, और ये जून 2022 में निकाला गया था। इसकी भी डेट एक्सटेंड करके 6 फरवरी 2023 कर दी गई है। और इसके बाद जो टेंडर है सेकी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का 1200 मेगावाट का निकाला था टेंडर, विंड सोलर हाइब्रिड का टेंडर था विद एनर्जी स्टोरेज, और ये नवंबर में ही निकाला गया था टेंडर। इसकी भी जो डेट है एक्सटेंड करके 12 जून 2023 कर दी गई है, 12 जनवरी 2023 कर दी गई है।
तो ये जो पुराने टेंडर थे जिनकी डेट एक्सटेंड की गई है, ये उनका ये डिटेल है। अब हम बात करते हैं रिवर्स ऑक्शन की। इस पर्टिकुलर मंथ में, मतलब दिसंबर 2022 की अगर हम बात करें, तो इस मंथ में जो टेंडर्स थे किसका रिवर्स ऑक्शन हुआ, और रिवर्स ऑक्शन होने के बाद लोवेस्ट बिडर कौन रहा और क्या टैरिफ रहा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो 5 मेजर टेंडर है। जो फर्स्ट टेंडर है सेकी का था, 1200 मेगावाट का टेंडर था, ये विंड का था। ट्रांच 13 ये पैन इंडिया बेसिस पे था, और ये जनवरी 2022 में निकाला गया था। तो इस 1200 मेगावाट में केवल 600 मेगावाट ही एलोकेट किया गया है। और जो 3 डेवलपर हैं, एक SJVN है जिसको 100 मेगावाट कैपेसिटी मिली है 2.9 टैरिफ पर, उसने कोट किया था। एक सेक्टेक इंडिया करके 300 मेगावाट उसने कोट किया था 2.95 पर यूनिट पे। और O2 पावर को 200 मेगावाट मिला है 2.95 पर यूनिट पर। तो ये 3 डेवलपर हैं जिसको 600 मेगावाट कैपेसिटी एलोकेट की गई है, जिसमें टैरिफ 2.9 से 2.95 की रेंज में रहा। जो सेकंड टेंडर था जिसका रिवर्स ऑक्शन हुआ इस मंथ में, वो है MSEDCL का, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने 500 मेगावाट का विंड सोलर हाइब्रिड का टेंडर निकाला था, और ये अक्टूबर 2022 में टेंडर निकाला गया था ये। तो इसमें 3 कंपनियों को अवार्ड किया गया था। एक सोलर एराइज करके है, तो उसको 100 मेगावाट मिला 2.9 टैरिफ पे। SJVN का आप देख सकते हैं 200 मेगावाट मिला है 2.95 टैरिफ पे। और टाटा पावर को मिला है 200 मेगावाट 2.97 पर यूनिट टैरिफ पे। तो 3 कंपनियां इसमें लोवेस्ट रहीं। उसके बाद जो थर्ड टेंडर है, बेसिकली ये RE का टेंडर नहीं था, ये एनर्जी स्टोरेज का टेंडर था जिसका NTPC ने निकाला था। और इसमें अगर देखा जाए तो 3000 मेगावाट आवर का स्टोरेज था, और 500 मेगावाट का चार्जिंग या जो भी बोल सकते हैं AC कैपेसिटी थी। ये जनवरी 2022 में निकाला गया था। और आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है। बेसिकली मैंने सेकी, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेकी और NTPC का टेंडर को मैंने कंपेयर करने की कोशिश की है कि दोनों में क्या डिफरेंस रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें ग्रीनको को मिला है, और इसमें जो कोट किया था ग्रीनको ने 2.79 मिलियन पर मेगावाट आवर पर ईयर कोट किया था। बेसिकली इसमें कैपेसिटी के बेसिस पर कोटेशन मांगी गई थी। और इसमें जो देखा था 25 ईयर्स के लिए एग्रीमेंट था, और बिल्ड ओन एंड ऑपरेट बेसिस पे था ये। जो नेक्स्ट टेंडर है टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, बेसिकली दिल्ली का डिस्कॉम है, इसने 255 मेगावाट का विंड सोलर हाइब्रिड का टेंडर निकाला था अगस्त 2022 में। और इसमें ग्रीन शू ऑप्शन का भी था, जिसमें कि 255 मेगावाट अदर फिर ग्रीन शू ऑप्शन में दिया जा सकता है। और इसमें जो विनर रहा टाटा पावर रिन्यूएबल रहा विनर। टोटल 255 मेगावाट का, टैरिफ 3 रुपीज़ पर यूनिट था। नेक्स्ट टेंडर है MSDCL का ही था, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, 250 मेगावाट का था, और रिन्यूएबल एनर्जी विद स्टोरेज था, और ये महाराष्ट्र में था। अगस्त 2022 में MSDCL ने टेंडर निकाला था ये। इसमें 2 कंपनियों को मिला था। इसमें क्या था कि जो सन आवर्स था, बेसिकली जो सुबह मॉर्निंग से 6 बजे करके शाम को 6 बजे तक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन था, उस बेसिस पे जो टैरिफ था, टैरिफ फिक्स था। उसके अलावा एक पर्टिकुलर जो नॉन सनशाइन आवर्स था, उसमें बोला गया था कि आप इसमें एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी भी देंगे और कितना आप टैरिफ लेंगे। तो एक तो फिक्स टैरिफ था, उसके अलावा वेरिएबल टैरिफ था जिस पर मांगी गई थी, बिड मांगा गया था, उसके लिए टैरिफ देना था। तो ये टैरिफ बेसिकली जो 9 रुपया आया था, बेसिकली विद स्टोरेज टैरिफ है ये। जो फिक्स टैरिफ था आई थिंक 2.65 पर यूनिट के आसपास था। तो इसमें 2 कंपनियों को मिला है, आयाना रिन्यू को मिला है 150 मेगावाट का 9 रुपीज़ पर यूनिट के लिए था। और NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड जो था, NTPC की 100% सब्सिडरी कंपनी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ही बनाई गई है, उसने 100 मेगावाट कोट किया था 9 रुपीज़ पर यूनिट पे। तो ये टोटल मेजर 5 टेंडर्स रहे जिनका रिवर्स ऑक्शन हुआ इस पर्टिकुलर मंथ में। अब हम बात करते हैं कैपेसिटी की, कितनी कैपेसिटी लगी। और बेसिकली दिसंबर का डेटा जो है मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी या सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी अपडेट नहीं कर पाता है। तो 1 मंथ बैक जो डेटा होता है उसको हम लोग अपडेट करते हैं। तो नवंबर 2022 का हम लोग डेटा अपडेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखा जाए तो नवंबर में जो कैपेसिटी लगी मेजॉरिटी इसमें सोलर की ही लगी, और टोटल अगर RE कैपेसिटी जो लगी है इस मंथ में 420 मेगावाट के आसपास लगी है, जिसमें कि सोलर 342 मेगावाट था, विंड 51 मेगावाट है, वेस्ट एनर्जी आपकी 25 मेगावाट, और स्मॉल हाइड्रो प्लांट 1.15 मेगावाट। अगर हम क्यूमुलेटिव कैपेसिटी की बात करें तो सोलर की टोटल जो क्यूमुलेटिव कैपेसिटी हो गई है 62 गीगावाट के आसपास हो गई है, विंड की आपकी 42 गीगावाट के आसपास हो गई है, बायोमास को जनरेशन वेस्ट मिलाकर के 10.2 गीगावाट, वेस्ट टू एनर्जी आपका 520 मेगावाट, स्मॉल हाइड्रो प्लांट जो है 4.9 गीगावाट मतलब 5 गीगावाट के आसपास फिगर है,
और लार्ज हाइड्रो की कैपेसिटी जो है 46.8 गीगावाट, 46,850 मेगावाट के आसपास है। तो टोटल कैपेसिटी अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें इंक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो, तो टोटल जो इंडिया की इंस्टॉल कैपेसिटी होगी रिन्यूएबल एनर्जी की वो है 166.36 गीगावाट, 1,66,362 मेगावाट। अब हम बात करते हैं इसका, हम लोग बाइफर्केशन देख लें कि ऑल इंडिया इंस्टॉल कैपेसिटी जो आज की डेट में जो अप टू नवंबर 2022 है, इसमें क्या फिगर है। तो जो टोटल जो थर्मल की जो कैपेसिटी है इसमें, अगर हम लोग टोटल जो ऑल इंडिया अगर इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें तो टोटल अभी आज की डेट में 4,09,161 मेगावाट है। तो 409.1 गीगावाट हम बोल सकते हैं। इसको हम लोग बाइफर्केट करें तो टोटल 236 गीगावाट थर्मल की है, 6.78 गीगावाट न्यूक्लियर की है, लार्ज हाइड्रो 46.85 गीगावाट है, और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस जिसमें कि लार्ज हाइड्रो जो एमएनआरई अपडेट करता है लेस देन 25 मेगावाट जो है जो हाइड्रो एमएनआरई अपडेट करता है, इसमें सोलर, विंड, स्मॉल हाइड्रो प्लांट, बायो, वेस्ट टू एनर्जी इसमें इंक्लूड करने के बाद 120 गीगावाट के आसपास है। तो टोटल अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, लार्ज हाइड्रो प्लस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस जो एमएनआरई अपडेट करता है, टोटल कैपेसिटी 166 गीगावाट के आसपास हो गई है। आप इसमें देख सकते हैं नीचे ब्रेकअप भी दिया हुआ है जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो एमएनआरई अपडेट करता है, जिसमें कौन कौन से कंपोनेंट है। तो स्मॉल हाइड्रो प्लांट ऑलरेडी अभी जस्ट मैंने अभी आपको बताया, ये 4.9 गीगावाट के आसपास है। विंड पावर आपकी 41.8 गीगावाट के आसपास है। बायोमास पावर को जनरेशन जो है 10 गीगावाट के आसपास है। वेस्ट टू एनर्जी 520 मेगावाट के आसपास है। सोलर पावर 62 गीगावाट के आसपास है। टोटल कैपेसिटी 120 गीगावाट के आसपास है। अब हम बात करते हैं पावर समरी रिपोर्ट। तो पावर समरी रिपोर्ट में बेसिकली 3-4 पॉइंट्स आते हैं कि टोटल हमारी पीक डिमांड इस पर्टिकुलर मंथ में कितना रहा और कितनी एनर्जी हम लोग मीट कर पाए। तो हम पीक डिमांड की अगर हम लोग बात करें तो नवंबर 2022 में टोटल जो पीक डिमांड रहा 1,72,820, मतलब 172.8 गीगावाट का पीक डिमांड रहा। और हम लोग अगर पिछले मंथ से कंपेयर करते हैं, मतलब पिछला मंथ मतलब अक्टूबर 22 से अगर कंपेयर करें तो देखिए उसमें पीक डिमांड ज़्यादा रही विद रिस्पेक्ट टू नवंबर। और एक्चुअली अगर देखा जाए तो जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी जो है विद रिस्पेक्ट टू जो होता है डिमांड इसमें कम हो जाती है। तो जो अक्टूबर में जो पीक डिमांड रहा 185.9, मतलब 126 गीगावाट के आसपास डिमांड रहा। लेकिन अगर हम लोग पिछले साल से कंपेयर करते हैं, पिछले साल मतलब नवंबर 21 से अगर कंपेयर करें तो पिछले नवंबर 21 में जो पीक डिमांड थी पूरे इंडिया में 163.4 गीगावाट के आसपास ही रही। अगर हम लोग परसेंटेज के टर्म्स में बात करें तो अगर हम लोग अक्टूबर से करते हैं तुलना करते हैं तो टोटल जो है 7.06% डिक्रीज कर गए पीक डिमांड में। लेकिन अगर नवंबर 21 से बात करते हैं तो टोटल 5.74% इंक्रीज कर गए पीक डिमांड में। ये पीक डिमांड का फिगर रहा। और कितनी एनर्जी हम लोग मीट कर पाए, इसमें कितनी डिमांड रही, तो इसको मिलियन यूनिट्स में लेते हैं। तो अगर हम लोग नवंबर की बात करें तो टोटल जो हम लोग मतलब इस पर्टिकुलर मंथ में डिमांड रही मिलियन यूनिट्स में तो 1,12,812 मिलियन यूनिट रहा बेसिकली। और अगर हम लोग अक्टूबर से अगर हम तुलना करें तो अक्टूबर में ज़्यादा था 1,14,768 मिलियन यूनिट रहा। और लेकिन अगर हम लोग पिछले साल से करें तो उससे काफ़ी ज़्यादा रहा। नवंबर 21 में फिगर था 1,04,23। और एवरेज का मतलब ये है कि अगर इसको हम लोग डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ से अगर हम लोग कर देते हैं तो नवंबर में अगर 31 डेज है तो अगर डिवाइड कर देते हैं तो पर डे आ जाता है। तो पर डे से समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए आता है। तो आप देख सकते हैं कि नवंबर में ये जो एवरेज जो डिमांड रही 3,760 रहा। और अगर हम लोग अक्टूबर से बात करें तो 3,702 मिलियन यूनिट रहा। और नवंबर से अगर तुलना करें तो 3,347 मिलियन यूनिट रहा। आप इसमें देखिए अक्टूबर से क्या डिक्रीज कर गया, डिक्रीज बाई 1.7% एज कम्पेयर टू अक्टूबर 2022। और अगर नवंबर 21 से अगर हम देखते हैं तो ये जो फिगर है इंक्रीज कर गया, बेसिकली 12.3% इंक्रीज कर गया। यहाँ पर फिगर मैंने थोड़ा सा लग रहा है कि जो 3702 का फिगर है ये बेसिकली ये कम आ रहा है फिगर, ये मे बी टाइपोग्राफिकल एरर ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि सिंपल आप देख सकते हैं नवंबर 22 और अक्टूबर 22 जो है नंबर ऑफ डे से डिवाइड करेंगे तो एवरेज मिलियन यूनिट्स आ जाएगा। अब हम जनरेशन की बात करते हैं तो जनरेशन मेनली मैं 3 कंपोनेंट लेता हूँ यहाँ पर आरई में। एक हाइड्रो की लेता हूँ, विंड की लेता हूँ और सोलर की लेता हूँ। तो अगर हम लोग हाइड्रो की बात करते हैं
तो इस मंथ में जो जनरेशन रही हाइड्रो की वो रहा आपका 10,690 मिलियन यूनिट रहा। और अगर हम अक्टूबर से तुलना करें तो अक्टूबर में ये जो फिगर था आपका 17,807 मिलियन यूनिट था। लेकिन अगर हम लोग नवंबर 21 से तुलना करते हैं तो आपका उस समय 10,780, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, तो लगभग लगभग सेम ही है। और अगर एवरेज की हम लोग बात करें तो एवरेज वही है सेम, जो टोटल जनरेशन है अगर नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देते हैं उस मंथ में तो आपकी एवरेज निकल जाती है। तो नवंबर में 356 मिलियन यूनिट रहा पर डे, और अक्टूबर 2022 में 574 मिलियन यूनिट रहा। काफ़ी ज़्यादा फिगर है अगर परसेंटेज के टर्म से बात करें, आगे नीचे दिया हुआ है। और अगर नवंबर 21 में देखें तो 356 ही रहा, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहा, सेम ही रहा। अगर परसेंटेज के टर्म्स में बात करें तो अगर अक्टूबर से तुलना करते हैं अक्टूबर 2022 से, तो ये जो है हाइड्रो जनरेशन है डिक्रीज़ कर गई 40% के आसपास। और नवंबर 21 से तुलना करते हैं तो फिगर कंपैरेटिवली सेम ही रहा। हम बात करते हैं विंड की, तो ये बेसिकली जो ये सितंबर अक्टूबर के बाद विंड की जनरेशन धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि ये विंडी सीजन नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं, फिगर से भी देख सकते हैं इसमें कि जो टोटल नवंबर में जो विंड की जनरेशन रही 2,469 मिलियन यूनिट रहा। और अगर हम लोग एवरेज की बात करें तो 82 मिलियन यूनिट पर डे रहा। लेकिन अगर हम लोग अक्टूबर का फिगर देखते हैं तो 3,205 मिलियन यूनिट था, तो 23% के आसपास डिक्रीज़ कर गया। और अगर हम लोग नवंबर 21 से तुलना करते हैं तो नवंबर 21 में 3,141 बेसिकली और अगर हम नवंबर से बात करते हैं तो बेसिकली नवंबर से भी फिगर ये डिक्रीज़ कर गया, मैंने यहाँ पर गलत लिखा है। तो बेसिकली 21.38% ये डिक्रीज़ कर गया नवंबर से, तो आप देख भी सकते हैं। तो ये विंड की प्रोफाइल इसीलिए बना जाती है कि बहुत ही ज़्यादा, अगर इंटरमिटेंसी की बात किया जाए रिन्यूएबल एनर्जी में, तो सोलर उतना ज़्यादा इंटरमिटेंसी नहीं है जितने कि विंड में होती है। विंड की प्रोफाइल बहुत ज़्यादा चेंज होती है। हालांकि अगर देखा जाए तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी का सीज़न जो होता है विंडी सीजन नहीं माना जाता है, फिर भी इस सीजन में वेरी कर जाता है। तो आप देख भी सकते हैं कि जो नवंबर 21 का जो विंड का जनरेशन, जो विंड जनरेशन की प्रोफाइल है, आप देख सकते हैं कि 3141 मिलियन यूनिट रहा। और कैपेसिटी जो है ऑब्वियसली अभी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है विंड की, उससे कम ही कैपेसिटी हुई होगी, तो फिर भी जनरेशन ज़्यादा है, तो उस समय विंड थोड़ा सा कंपेरेटिवली डोमिनेंट रहा होगा। तो ये है। तो नवंबर 2022 में अक्टूबर से भी कैपेसिटी डिक्रीज़ की गई और पिछले साल से भी जनरेशन कम रहा। अब हम बात करते हैं सोलर की, तो सोलर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता, थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है सीजन की वजह से, लेकिन विंड जितना वेरिएशन नहीं आता है। तो अगर हम लोग नवंबर का फिगर देखते हैं जनरेशन की, तो 7,506 मिलियन यूनिट रहा। और अगर हम लोग अक्टूबर से तुलना करते हैं तो अक्टूबर में 8,105 मिलियन यूनिट रहा। तो थोड़ा सा रहता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहता, लेकिन थोड़ा फिर भी है। और अक्टूबर से जो जनरेशन है आपका 7.39% कम हो गया। लेकिन अगर हम लोग नवंबर 21 से फिगर तुलना करते हैं तो नवंबर 21 से बहुत ज़्यादा कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा जनरेशन बढ़ी है। थोड़ा सा मुझे फिगर, मैं ये नहीं बोल सकता कि इसमें मैं डाउट क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि ये ग्रिड इंडिया जो पोसोको की रिपोर्ट है और बहुत ही ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट होती है, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि उसका रीज़न ये हो सकता है कि इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम में इतनी कैपेसिटी नहीं आई है कि बहुत ज़्यादा आपका लग जाए, कि मोर देन 50% से ज़्यादा आपका कैपेसिटी लग गया हो। इतना तो कैपेसिटी लगा नहीं है कि जितनी जनरेशन बढ़ गई। फिर भी कोई नहीं, मैं इस फिगर को ले रहा हूँ क्योंकि पोसोको का रिपोर्ट, इसमें मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता। आप ये फिगर देख सकते हैं कि नवंबर 21 में जो जनरेशन रहा सोलर का 4,877 मिलियन यूनिट रहा। और नवंबर 2022 में ये फिगर 7,506 मिलियन यूनिट हो गई। तो करीब मोर देन 50% जनरेशन बढ़ गया, आप देख सकते हैं इसमें। और अगर हम लोग पर डे की बात करें तो सेम वही है कि टोटल जनरेशन को अगर नंबर ऑफ डे से डिवाइड कर देते हैं तो पर डे जनरेशन आ जाती है, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजी रहता है। तो नवंबर में 250 मिलियन यूनिट पर डे रहा, और आपका अक्टूबर से तुलना करते तो 261 मिलियन यूनिट पर डे था। लेकिन अगर नवंबर 21, जैसा कि बताया कि काफ़ी हेवी वेरिएशन है, 163 मिलियन यूनिट पर डे था। तो ये ओवरऑल जनरेशन का रहा, जहाँ मैंने इसको समराइज़ किया अभी। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल ये समरी है कि हाइड्रो, विंड और सोलर की कितनी जनरेशन रही और कितनी एवरेज जनरेशन रही। तो होप दोस्तों, ये जो मेरा अपडेट था टेंडरिंग, इंस्टॉल कैपेसिटी और जनरेशन को लेकर के और पावर सेक्टर से थोड़ा सा जस्ट मैंने अपडेट किया कि पीक
क्या रहा और क्या मिलियन यूनिट हम लोग मीट कर पाए। तो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।